वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और आपके लिए लेकर आती हूं मनी सेंट्रल, जिसमें हम आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं और इन खबरों को समझने में हमारी मदद करते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार। वेलकम पवन जी, स्वागत है आपका मनी सेंट्रल के इस नए सेशन में। और पवन जी से आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो आज हमारा फोकस रहने वाला है, सबसे पहले ईपीएफओ से जुड़ी एक अहम खबर आई है। कई निजी बैंकों को अपने साथ जोड़ने के लिए ईपीएफओ नियमों में ढील दे सकता है। तो इस कदम का क्या असर पड़ेगा और इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही में इसके बाद सरकार के उस बयान पर चर्चा करेंगे जिसमें सितंबर तिमाही की जीडीपी ग्रोथ सुस्त रहने की बात कही जा रही है। जर्मनी ने भारत सरकार को ऐसे भारतीयों की जानकारी दी है जिन्होंने दुबई और यूएई के दूसरे शहरों में घर खरीद रखा है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर अदानी ग्रुप पर आई है, नए संकट के बारे में। अमेरिका में गौतम अदानी पर केस हो गया है और इसके बाद आज दिन भर हमने देखा बाजार में इनके स्टॉक्स पर जो है गिरावट हावी रही है। अगली खबर जापान के बेल आउट से जुड़ी हुई। चीन की तरह जापान की सरकार भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े बेल आउट की घोषणा कर सकती है। और अंत में विदेश व्यापार के उन आंकड़ों पर चर्चा होगी जो बताते हैं कि जल्द सर्विस एक्सपोर्ट के मुकाबले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पिछड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसका सीधा रिश्ता है आपकी जेब से। अगर आप सैलरीड हैं तो पीएफ में आपका पैसा कटता है और ईपीएफओ से जुड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे को इकट्ठा करने के लिए ज्यादा निजी बैंकों को अपने साथ जोड़ने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ नियमों में ढील दे सकता है। बैंकों का काम कंपनियों से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा इकट्ठा करके उसी ईपीएफओ में जमा करना होता है। ज्यादा बैंक अगर जुड़ेंगे तो यहां एक तरफ ज्यादा फंड जुटाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को फंड ट्रांसफर में भी मदद मिलेगी। फिलहाल इस काम के लिए ईपीएफओ के साथ 17 बैंक जुड़े हुए हैं और ईपीएफओ इस संख्या को बढ़ाकर 33 तक पहुंचाना चाहता है। तो इस खबर पर पवन जी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदल सकता है अगर ज्यादा बैंक इस नेटवर्क में जुड़ जाएंगे तो? नमस्कार प्रियंका। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी अगर एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है तो उसको ईपीएफओ में पैसा जमाना कर ईपीएफओ में उनका पीएफ का पैसा कटता है और उसको ईपीएफओ में जमा कराना पड़ता है। इसके दो तरीके हैं प्रियंका। एक तो ये कि डायरेक्ट जो है वो कंपनी ऑनलाइन से ईपीएफओ में जमा करा सकती है, करती है, जिसमें कोई टाइम लैग नहीं होता, वो तुरंत का तुरंत हो जाता है। दूसरा एक तरीका है जो थोड़ा पुराना तरीका है, ये तब का तरीका है जब ऑनलाइन से इतने काम नहीं होते थे तो कंपनी पहले बैंक में पैसा जमा कराती है, फिर बैंक उसको ईपीएफ में जमा कराता है। तो इस तरह से ये पैसा रूट होता है उस जरिए से। अब उसमें पहले तो देखिए 2017 से पहले ईपीएफओ जो बैंक के ज़रिए पैसा, कोई भी कंपनी बैंक के ज़रिए अगर ईपीएफओ में पैसा जमा कराती थी तो उसमें केवल एसबीआई को ही अधिकार प्राप्त था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़रूरत हुई, जैसे जैसे नंबर बढ़े लोगों के प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा कराते हैं उनके, तो उस तरह से ईपीएफ और मतलब वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं, पर वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पीपीएफ का भी पैसा पहले एसबीआई और एक दो और बैंक करते थे, बाद में काफ़ी बैंक उसमें इसमें प्राइवेट बैंक भी थे। ठीक उसी प्रकार से अभी जो 17 बैंक हैं उसमें से कुछ और प्राइवेट बैंक को रोपिन करके इसकी संख्या 33 पे पहुँचाया जाना है, जिसमें और ज़्यादा अगर बैंक रहेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी, ज़्यादा जल्दी से काम हो सकेगा। इसके अलावा जो बैंक के ज़रिए ईपीएफ में पैसा जमा होता है उसमें आपको पता है बैंक चार्ज करते हैं, तो उसकी सीलिंग तय की जानी है कि 0.20% उस पर उसका मेहनताना एक तरह से कहें तो बैंक को दिया जाता है। उसको या भी 0.50 है, उसको घटा के 0.20 किया जाना है, ताकि जो इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, इस पर जो कॉस्ट लगता है ईपीएफ में पैसा जमा होने पे, वो कॉस्ट कम होगा, प्लस लोगों के पास ज़्यादा विकल्प होगा। उससे ज़्यादा यह होगा कि थोड़ा काम जल्दी से होगा, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उन पे लोड भी बहुत होता है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदा होगा जो ईपीएफ का जिनका अकाउंट है उनके लिए सुविधाजनक ये बात है कि सारा ये हैसल फ्री भविष्य किए जाने की एक योजना है।
तो ज़्यादा बैंक तो यानी ज़्यादा ईज़ ऑफ जो है वर्किंग इन सबको मिल सकती है, आसानी होगी और इनका नेटवर्क बढ़ेगा। तो अगली खबर, सरकार का मानना है कि सितंबर तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आर्थिक ग्रोथ घटने का कोई खतरा नहीं है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने यह बयान दिया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत 6.5% से 7% ग्रोथ के अनुमान के साथ हुई थी और अनुमान के पूरा होने की संभावना मजबूत है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस साल बजट में पूंजीगत खर्च को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, असल खर्च उससे थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन पूंजीगत खर्च पिछले साल से ज्यादा होने की संभावना भी है। वित्त मंत्री ने इस साल के लिए बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। पिछले साल ये था 10 लाख करोड़ का लक्ष्य, जो 95% ही पूरा हुआ था। उधर भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक के बुलेटिन में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी खपत वापस लौटी है, इससे घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है। इस खबर को कैसे देखें और आपको क्या लग रहा है कि ग्रोथ को लेकर चुनौतियां हैं और रिजर्व बैंक के लिए भी अब जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ब्याज को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, इन सब को लेकर दबाव बन रहा है? नहीं, देखिए, कह रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है। फेस्टिवल कंजम्पशन की बात की उन्होंने, कि डिमांड, और बोला कि फार्म सेक्टर जो रिकवरी है वो काफ़ी उससे जो सेकेंड क्वार्टर का जो बड़ा स्क्वीज्ड और म्यूटेड जो डिमांड है उसको ऑफसेट करने में काफ़ी उससे मदद मिली है। ये बात भी सही है। अगर वो नहीं होता तो और इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस आपको अभी तक दिखते। ये आरबीआई का कहना है। अब आरबीआई को मैं जिसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी को, जिसको भी आपने कोट किया, ऐसे अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए और हम सब की जानकारी के लिए, देखिए, इकोनॉमिक अफेयर्स वो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आरबीआई से कोऑर्डिनेट करता है। कोई और डिपार्टमेंट उनके पास नहीं। ये तो आरबीआई, आपने देखा कि इस अजय सेठ इकोनॉमिक सेक्रेटरी जिनका नाम लिया, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, बिल्कुल नाप जोक के बोलते हैं। जहाँ 10 शब्द बोलने हैं वहाँ 5 से काम चलाना चाहते हैं बहुत। तो इस मामले तो इन्होंने, जो सेक्रेटरी ने जो ये बात कही है कि साहब इन्होंने कबूल किया कि हमारा ग्रोथ में दिक्कत, हमारा जो म्यूटेड सेकेंड जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, लेकिन फिर भी हमारा जो ग्रोथ टारगेट है वो हम लोग उसको हासिल कर पाने में कामयाब होंगे। देखिए, अब सेक्रेटरी ने बोला, सेक्रेटरी के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बात की, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल, ये तीनों लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं। उसके जवाब में आरबीआई ने कहा कि चिंता का विषय कोर इन्फ्लेशन है और चिंता का विषय हेडलाइन इन्फ्लेशन भी है, जिसमें जब कोर इन्फ्लेशन में जब आप फ्यूल और फूड जोड़ देते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म में, जब आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल ये बढ़ा रहेगा तो अल्टीमेटली इसका असर दिखेगा कोर इन्फ्लेशन पे भी। तो इसलिए इस पे कंट्रोल करना आरबीआई की प्राइमरी जिम्मेदारी है। और आरबीआई ने बता दिया है कि आपके संकेत आप इंडिकेट करते हैं, आप एक ऑब्जर्वेशन होता है कि आप जो भी बोलते रहिए, हमारे पास अपना मैथमेटिक्स है, हमारा अपना इकोनॉमिक्स है, और हमारे हिसाब से जब तक फूड इन्फ्लेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम अभी हमारे लिए और बाकी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमारे पास स्कोप है। 4 से 6 दिसंबर के बीच में एमपीसी की बैठक होनी है, उसमें तय किया जाना है कि रेट कट किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी तक के संकेत इस बात के हैं कि साहब हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर रेट कट किया जाए, अगर इसको मान के चलें तो। अब बीच का रास्ता क्या है? जब अजय सेठ ने कहा, जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने कहा कि साहब हमारा ग्रोथ रेट वही रहेगा, कहाँ तो वित्त मंत्री अभी ग्रोथ का रोना रो रहे थे कि इंडस्ट्री को पैसे नहीं मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री के ब्याज दर महंगा है, और जब इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि हम साहब वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने जो अपना बजट के टाइम पे जब हमने फोरकास्ट किया था कि हमारी विकास दर है जिस रेट पे अभी जो फोरकास्ट किया गया था वो हम हासिल कर लेंगे। तो मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। हम इन 3-4 दिनों से जो बातें चल रही है सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के बीच में, अलग अलग ऑफिसर्स के बीच में, मैं सिर्फ इतना परसीव करता हूँ कि आरबीआई का जो लाइन है उसी पे काम होगा। तो उस पे काम होगा तो इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर रेट कट नहीं हुआ तो फिर इंतजार करिए फरवरी का। मगर फरवरी का इंतजार का मतलब हुआ बजट तब तक आ चुका रहेगा।
तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी रहेंगी। पर इकोनॉमी के सर्वे आ फ्रंट चुका में है। ऑल इज वेल। जब सेक्रेटरी कह रहे हैं ऑल इज वेल, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं ऑल इज वेल, गवर्नमेंट कह रही है ऑल इज वेल, भाई अर्निंग्स खराब हैं, अर्निंग्स खराब हैं, लेकिन आप उसके नाम पे इकोनॉमी को नहीं रीड कर सकते। आप उसके नाम पे अलग अलग मंत्रालय से लोग बोलेंगे और फिर उसके बाद आप चाहेंगे कि रिजर्व बैंक दबाव में आए, तो ऐसे तो नहीं रेगुलेटर काम करता है। रेगुलेटर की अपनी सैंक्टिटी है और मुझे लगता है कि वो उसको बरकरार रखना भी जरूरी है। तो दिसंबर में रेट कट का इंतजार तो मुझे लगता है पिछले 3 शोज से कह रहे हैं कि भूल जाइए इस बार आप। हाँ, आप भी बिल्कुल आरबीआई गवर्नर के पक्ष में है कि भूल जाइए। देखिए ऐसा है कि अपने इंडिकेटर्स हैं उसके। आप आज अखबार में, सारे अखबार आप देख लीजिए, उसमें 2 बड़ी हेडलाइन है। एक तो आरबीआई का जो रिपोर्ट है उसका मिलान करिए आप जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने बोला है उससे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। वैसे भी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे आरबीआई गवर्नर जो अभी प्रेजेंट हैं, शक्तिकांत दास भी। हाँ जी जी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही अहम डेटा सामने आ रहा है। अब ये कितना अहम है ये हम पवन जी से समझेंगे। जर्मनी ने भारत के साथ 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों का डेटा शेयर किया है जिन्होंने दुबई और यूएई के दूसरे शहरों में घर या दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। भारत के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने ये जानकारी भारत को दी है। जर्मनी से जानकारी मिलने के बाद सरकार ने इस जानकारी को आयकर विभाग को दे दिया है, जिसके बाद आयकर विभाग ने उन लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके बारे में जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की तरफ से मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद सहित 14 शहरों में लोगों को नोटिस भेजा गया है। तो भारतीयों का डेटा है जिन्होंने यूएई और दुबई में घर खरीदा है और जर्मनी ये डेटा शेयर कर रहा है। थोड़ा सा ये एंगल भी समझाइए पवन जी। देखिए, जर्मनी के साथ हमारी कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है। ये ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस तरह के जब इन्वेस्टमेंट आते हैं जाते हैं तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, जैसे फ़र्ज़ करिए मॉरिशस के साथ है हमारा, कुछ और देश है जिसके साथ है, तो ये ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कल को कोई टैक्सेशन अवॉइडेंस किसी ने किया है तो 2 देश आपस में डेटा साझा करते हैं। उसी कड़ी में ये है कि जर्मनी ने ये साझा किया है सेट ऑफ डेटा कि साहब इतने लोग हैं जिन्होंने दुबई में घर खरीदा है या दूसरा घर खरीदा है। इस तरह से करीब 1000 लोगों का डेटा दिया है। मतलब ये एक तरह से कहें तो मतलब भारत सरकार के लिए एकदम से मुहमागी मुराद मिल गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें बड़ा बहुत ज़्यादा टैक्स बन सकता है जिसमें गोता लगाने से क्या पता कल को भारत सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ और पैसे आएँ। अब आप देखिए कि इसमें जिसने घर खरीदा और जिसने उसका ब्यौरा दिया होगा, ठीक है, और आईटी रिटर्न में उसको अगर दिया है तो केवल उससे फाइन लिया जाएगा, उससे केवल पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन जिसने ये घर खरीदा और जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसने अगर ये सूचना छिपाई है तो उसको 120% और 120%, 90% उस हिसाब से उसको फिर से भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। फर्ज करिए कि आपने कोई 10 करोड़ का मकान खरीदा, 10 करोड़ का तो कोई होगा नहीं, वहाँ पे होगा तो ज़्यादा का है, तो उसके बाद आप उस पर 120% देंगे, 90% देंगे, 50% देंगे, तो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर उससे भी ज़्यादा आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर भारत सरकार के टैक्स इवेजन करके अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और चाहेंगे कि इसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं मिलेगी, सिस्टम को नहीं मिलेगी, इनकम टैक्स को नहीं पता चलेगा, तो इसके सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि अच्छा आप फलां जगह कर रहे हैं, अच्छा आप होनोलुलु में कर रहे हैं, अच्छा आप मॉरिशस में कर रहे हैं, तो आप समझिए आपके ऊपर सबकी नज़र है। हो सकता है कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है इसमें कोई सब्सटेंशियल टैक्स की भरपाई भारत सरकार न करा पाए। हो सकता है कि टैक्स, फर्ज करिए मैं मान के चलता हूं कि 10 लोगों में टैक्स आया 100 करोड़ का, एक बात बता रहा हूं, नहीं भी हो सकता है, तो कोई सब्सटेंशियल अमाउंट ये नहीं है, लेकिन ये सिंबॉलिक है कि अलर्ट हैं, हम देख रहे हैं, आप छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए सही भरा करिए, आईटी रिटर्न में सही सूचना दिया करिए और जहां टैक्स सही भरा करिए, नहीं तो हमारी नज़र है आप हमसे बच नहीं सकते। टैक्स इवेजन जो है भारी पड़ेगा, सिंबॉलिक है ये पिछले सरकारों से, ऐसा नहीं कि कोई सरकार में हो, पिछली सरकारों से करीब 20 साल से ये हर्षद मेहता के ये केतन पारेख घोटाले के बाद 2001 में केतन पारेख घोटाले के बाद लगातार जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जिसमें मॉरिशस के जरिए पैसे आते थे उस पर लेकर सरकार सतर्क हुई है और काफ़ी टाइट किया है उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस।
उसी में तो DTTA के दायरे में जो भी चीज़ें आती है उसमें पहले से आप जो सूचना का तंत्र देखिएगा वो पहले से ज़्यादा मजबूत आपको मिलेगा। ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल। और अब तो हम सभी क्षेत्र में IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ने बोल भी दिया है DG जो डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, उसको बोल दिया गया है कि आप 15 जनवरी तक रिपोर्ट दीजिए। पहले तो जांच करिए और जांच के बाद रिपोर्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि इसमें 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, नहीं, 15 जनवरी से पहले रिपोर्ट देने को कहा है। संदेश साफ है। हाँ। यहाँ से पैसा आप सरकार के आंखों में धूल झोंक कर कहीं लेके जाएंगे तो आपकी खबर ली जाएगी। अगली खबर अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। अदानी ग्रुप के लिए नई मुश्किलें फिर से। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने आरोप लगाया है कि सोलर एनर्जी सप्लाई से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत का ऑफर दिया था। इन आरोपों को लेकर अमेरिका में केस दर्ज हो चुका है और इस खबर के बाद गुरुवार को देश में विपक्ष ने एक बार फिर से अदानी मामले पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। गुरुवार को शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में हमने 20% से ज्यादा की गिरावट भी देखी है। हिंडनबर्ग के बाद अब दूसरा झटका। आप इसे कितना डैमेजिंग मान रहे हैं अदानी के लिए? देखिए प्रियंका, डैमेजिंग तो हिंडनबर्ग भी था। मतलब इनके लिए डैमेजिंग हो ना हो, कम से कम जो इन्वेस्टर्स थे उसके लिए डैमेजिंग था। जब आप शेयर बाजार में आप लूज करते हैं और फिर शेयर बेच देते हैं तो आप फाइनली आपकी जेब से पैसा जाता है, तो वो था। दूसरा, भारत के उद्योगपतियों की इमेज पूरी दुनिया में जैसी बनेगी वो भी एक डैमेज है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको केवल आप महसूस कर सकते हैं। वो तब आप पता करेंगे जब किसी सॉवरेन गवर्नमेंट से बात करने जाएंगे और कहेंगे अच्छा आप हिंदुस्तान से आएंगे, हिंदुस्तान की कंपनियों पे हम भरोसा नहीं करते। देखिए अब इस बात को समझिए, हिंडनबर्ग से उपजी हुई जो उपजा हुआ जो संकट था उसको इन्होंने काफ़ी हद तक मैनेज किया, उसको रिमूव करने की कोशिश की, उसको डैमेज कंट्रोल किया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद इनके शेयरों की कीमतें वगैरह पहले के लेवल पे आई और कई कंपनियों के तो पहले के लेवल से ज़्यादा बेहतर हुआ। लेकिन इस बार जो है कोर्ट का केस है बाकायदा, और अमेरिका और भारत सरकार के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, आप जानते हैं। तो वहाँ की अदालत में अगर अभियोग लगा है तो कार्रवाई होगी। वो वहाँ की सरकार के लिए और यहाँ की सरकार के लिए भी एक ये अभियुक्त माने जाएंगे जब तक केस चल रहा है तब तक। कोई फ्री नहीं। इन्होंने कह रहे हैं कि साहब हमें दोषी घोषित नहीं किया गया, ये बात सही है, लेकिन आप अदालत में आपको घसीटा जा रहा है तो आप एक अभियुक्त की तरह हैं। इसका अब फर्ज करिए हम ये मान के चलते हैं कि कल को ये हो जाता है कि साहब अदालत में साबित हो जाता है कि इन्होंने भारत में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 250 मिलियन का मतलब आप समझिए करीब 2000 करोड़ के आसपास। मतलब इतना ब्राइब हम लोग तो कभी हमने तो पहली बार सुना है कि ऐसा ब्राइब हिंदुस्तान में दिया है। ब्राइब के नाम पे, मतलब स्कैम अलग बात है, ब्राइब की बात कर रहे हैं। हो सकता है इससे पहले 2 केस वेरी बिग नंबर। तो ये हासिल करके आप वहाँ की कोर्ट में भी केस चलेगा और कल को कोर्ट में हो जाता है कि साहब इनको आप इनका एक्सट्रेडिशन किया जाना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बदनामी और कितना बड़ा केस होगा वो। इसलिए जो हिंडनबर्ग से इसकी तुलना नहीं करिए। ये केस बिल्कुल उस तरह का है जहाँ पे मतलब एक तो आपके लिए हिंडनबर्ग से भी बड़ा नुकसान, हिंडनबर्ग से ज़्यादा डैमेजिंग होगा। ये हिंडनबर्ग से डैमेजिंग होगा। हिंडनबर्ग अदालत नहीं था, हिंडनबर्ग एक आरोप लगाया। उस आरोप को आपने कहा कि साहब हम ये हमारा आंसर है, उसको आपने रिमूव करने की कोशिश की। हिंडनबर्ग कोई अदालत नहीं था, ये अब अदालत में केस है। तो अदालत में जब केस है तो अदालत में कार्रवाई होगी तो आपको उसमें अपना प्रेजेंटेशन देना होगा और उसके बाद देखेंगे अदालत क्या फैसला करती है। पर यह है कि ये डैमेज उससे ज़्यादा करेगा। और क्योंकि खबर ही अभी 12 घंटे 14 घंटे पुरानी है, तो अभी देखिए कि इसमें जब इसका और इसके तह में आप जाएंगे, इसका बिट बाय बिट एनालिसिस करेंगे तो कुछ और तस्वीर भी कल तक सामने आ सकती है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये धक्का जो है ये हिंडनबर्ग से भी बड़ा है। आज शेयरों में तो अच्छा खासा हमने प्रेशर देखा है और आरोप को खारिज भी किया अदानी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें वक्त लगेगा। देखिए आरोप क्या है इन्होंने कि अमेरिका के कोर्ट में पूरी दुनिया में कहीं भी अगर इकोनॉमिक क्राइम आप करते हैं या क्राइम करते हुए नज़र आते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, इनके बॉन्ड जारी करते हैं, बॉन्ड में
अमेरिकन इन्वेस्टर से भी पैसा लगाए होंगे ना। जब कोई ये कहता है कि साहब ऐसा है कि केस तो हिंदुस्तान में उसने घुस दिया ना, अमेरिका को क्या मतलब है। अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने भी इनके बॉन्ड वगैरह जारी करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं ना, तो वहाँ के भी इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के भी इन्वेस्टर्स हैं, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, तो लिहाजा वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं, वहाँ के जो अदालत है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो देखे कि कहीं वहाँ के इन्वेस्टर्स ठगे तो नहीं जा रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अगर इन्वेस्टर्स ठगे जा रहे हैं, क्या कह रहा है कि उसने इन्वेस्टर्स को झूठ बोला, और भारत में इन्वेस्टर को झूठ बोल करके फिर आप एशेज से उठ जाते हैं, लेकिन अमेरिका इन्वेस्टर को झूठ बोलकर ऊपर उठना उतना आसान नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, वहाँ भी बड़े बड़े स्कैम वहाँ भी हुए हैं, स्कैम हुए हैं, लेकिन वो अमेरिकी उद्योगपतियों ने किए। ये भारत के उद्योगपति जाके अमेरिका में स्कैम कराएगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका की जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जो सॉवरेन रेटिंग करती हैं, जो कंपनियों की रेटिंग करती हैं, उनको अमेरिका की स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट के जो हाई कोर्ट के बराबर की जो कोर्ट कहते हैं, उसने उनको इंडाइट किया है, उसको कन्विक्ट किया है, उनसे फाइन लगाया है, जिसमें आप S&P का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप मूडीज़ का नाम ले सकते हैं, सब पे सारी जो रेटिंग एजेंसियां हैं, इन सब के खिलाफ लोगों ने बिलियन डॉलर फाइन दिए हैं। आप 2008 क्राइसिस कहाँ हुआ था, वहीं हुआ था ना। ऐसा नहीं है, मतलब वो कोई अछूते नहीं है इससे। लेकिन हम बात सिर्फ यहाँ अभी अडानी की कर रहे हैं कि इनका एक के बाद एक, मतलब ऐसा क्या है। और मैं तो देख रहा हूँ टाइमिंग पे, पिछली बार भी इन्होंने अपना, इस बार भी बॉन्ड जब जारी किया, बॉन्ड इनको जारी होना था उसी समय हुआ। तो मुझे ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, थोड़ा और जानने की कोशिश करूंगा मैं कि इसके टाइमिंग पे संभव है कि इसमें कुछ और भी हो, बिल्कुल, पर देखेंगे। चलिए, तो इंतजार रहेगा। We will cross the bridge when it comes. Yes, एंड हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा और इस पर जो है कुछ जानकारी पवन जी हमारे लिए शायद जब हम अगली बार ये खबर लेकर आए तो लेकर आएंगे। अगली खबर, जापान में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़े बेल आउट की तैयारी हो रही है। वहां की सरकार इस हफ्ते $87 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी देने जा रही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री शिगेरू इशिदा इस राहत पैकेज को मंजूरी दे सकते हैं, और जापान से पहले चीन ने भी, हमने देखा था, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने बढ़ चढ़कर बिकवाली की। चीन में निवेश बढ़ाया है और आशंका बढ़ गई है कि जापान के राहत पैकेज के बाद क्या भारतीय शेयर बाजारों को फिर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली को झेलना पड़ेगा। जापान के FII पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आप क्या रीड कर रहे हैं इस खबर में? प्रियंका, अभी जापान में इलेक्शन हुए हैं, और जो सरकार आप, जो रूलिंग पार्टी आप देख रहे हैं, जो सरकार वहाँ भी सत्ता में है, अभी वहाँ के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे वापस लौटने वाले हैं। तो उन्होंने एक तरह से, ये बहुत पहले से प्लान हुआ था कि उसमें स्टिमुलस की ज़रूरत है। स्टिमुलस में क्या क्या होगा, जो बेसिक टैक्स फ्री इनकम अलाउंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और मैं देखिए वहाँ महंगाई की बड़ी समस्या है। उसके अलावा कैश हैंड आउट दिए जाने हैं, जिन अराउंड $193 का पर फैमिली, ये है। उसके बाद एक और अलाउंस है जो करीब 20,000 येन का है, जो हाउस होल्ड को, वैसी फैमिली को दिया जाना है जिनके घर में बच्चे हैं। तो ये सब वो हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसको वहाँ पे, क्योंकि इधर महंगाई जितनी बड़ी समस्या हमारे लिए, उससे बड़ी समस्या वहाँ पे है, तो उससे कैसे पार पाया जाए, उससे कैसे थोड़ा उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, उसके लिए इसकी ज़रूरत है $87 बिलियन की। ये हो सकता है ज़्यादा भी हो अभी, क्योंकि अलग अलग एजेंसियाँ अलग अलग फिगर कोट कर रही हैं। जैसे ब्लूमबर्ग $140 बिलियन कोट कर रहा है। अब ब्लूमबर्ग कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये फ्राइडे को, या आने वाले फ्राइडे को, मतलब कल कैबिनेट इसको वहाँ की अप्रूव करेगी, और जिसमें मान लीजिए जैसे गैसोलीन पे सब्सिडी दिया जाना है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी जानी है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से $87 बिलियन उनको देना पड़ रहा है। अब उसमें से एक बात हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि अभी जो सरकार वहाँ पे आई है, उसमें जो अपोजिशन पार्टी जिसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके ओपिनियन को भी इन्होंने एकोमोडेट किया है। क्योंकि ये जो देख रहे हैं बेसिक टैक्स फ्री इनकम अलाउंस बढ़ाने की जो बात है, ये इनका आइडिया नहीं था जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। ये जो पार्टी अभी जीत के आई है, उसने घोषणा पत्र में ये बात कही थी। तो उसको मिली जुली, क्योंकि अभी नई सरकार बननी है,
अभी पुरानी सरकार चल रही है, अभी थोड़ा टाइम जो जीत के आए हैं उनको दिया जाना है, और अभी तय हो रहा है कि क्योंकि किसी को बहुमत नहीं मिला तो तय किया जाना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। तो जो दूसरे पार्टी के थे उनको अपने पाले में लेने के लिए और किसी तरह से कंसेंसस बेहतर बनाने के लिए उनके घोषणा पत्र में की गई बातों को इन्होंने शामिल किया है। तो ये जो जापान देख रहे हैं, इसमें से इकोनॉमिक्स जितना आप ढूंढ रहे हैं उतनी मात्रा पॉलिटिक्स की भी है। राइट, चलिए अगली खबर पर जाते हैं। भारत का सर्विस एक्सपोर्ट जल्दी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को पछाड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट कह रही है कि वित्त वर्ष 2030 तक सर्विस एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से आगे निकल जाएगा। GTRI के मुताबिक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सालाना 5.8% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट की सालाना ग्रोथ 10.5% है। इस वजह से भविष्य में सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा होने की संभावना है। इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए? देखिए, हम सर्विसेज हमारा काफ़ी ग्रो किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। इवन आप GDP में उसका शेयर देखेंगे तो वो आपको करीब 54-53% के आसपास मिलेगा। अब आप हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, दो तरह के सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। एक तो IT और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्लस जिसको बोलते हैं अदर बिजनेस। अदर बिजनेस में मतलब हुआ कि टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी है, लीगल कंसल्टेंसी है, और मतलब इस तरह के जो सर्विस हम लोग देते हैं उससे भी उसका भी वॉल्यूम उसमें बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप मर्चेंटाइज की बात करते हैं। जब आप हमारा तो ट्रेड डेफिसिट ही सबसे ज़्यादातर देशों के साथ चल रहा है। आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए देखिए, जो बिजनेस कम्युनिटी में जिनके साथ आप बैठेंगे सबका कहना है कि देखिए साहब, ऐसा है कि हम IT में और ज़्यादा IT में बढ़ोतरी की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन IT में हम तब बढ़ेंगे जब हम अमेरिका के अलावा हम कुछ देखते नहीं हैं। तो हमारा सारा ध्यान अमेरिका पे होता है। तो IT में और अच्छा करने के लिए जिसकी बात कर रहे हैं कि जैसे IT सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि 2030 तक $618 बिलियन हो जाएगा, और मर्चेंडाइज रह जाएगा $613 बिलियन। वो इसलिए रह जाएगा क्योंकि जो नए IT के जो IT कंपनियां हैं वो उनको अब अमेरिका से थोड़ा सा बियॉन्ड अमेरिका देखना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट काफ़ी हद तक तो मतलब ठहर गया है। तो उनको नए मार्केट देखने की ज़रूरत है अगर ग्रोथ बनाना है तो, और ग्रोथ वो बनाएंगे तो देखेंगे। और जो अदर बिजनेस सर्विसेज हैं, OBS जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग टैक्स और लॉ से रिलेटेड, तो जनरली इसमें बोला जाता है कि यू विल ग्रो इफ़ यू गो बियॉन्ड मिडल ईस्ट। तो हमारी ये सारी टैक्स रिलेटेड और लीगल रिलेटेड जो जितनी सर्विसेज हैं ये सब ना मिडल ईस्ट स्पेसिफिक हैं। तो यहाँ भी जब आप उसके बियॉन्ड जाएंगे तब आपका ग्रोथ होगा। जैसे आप IT में अमेरिका के बियॉन्ड जाएंगे तब ग्रोथ होगा। तो लोग जा रहे हैं तो इसलिए देखेंगे कि आप वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, लिहाजा मर्चेंडाइज से उसका ग्रोथ ओवरटेक आज निकल करेगा। राइट, तो ये कह रहे हैं कि 2030 में करेगा, कर सकता है। बिल्कुल। सो आपको लग रहा है कि हाँ, ये कर सकता है 2030 तक। चलिए अगली खबर। दूरसंचार विभाग ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि टेलीकॉम एक्ट के तहत हाल में नोटिफाई किए गए राइट ऑफ वो नियमों हैं जो 1 जनवरी से अवश्य लागू करें। सभी राज्यों में नियमों में एक साथ लागू होने से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने से जुड़ी मंजूरियों को आसान किया जा रहा है, जिसका फायदा 5G और 4G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मिलेगा। इस कदम से आप क्या देख रहे हैं? जो उम्मीद की जा रही है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, उसको लेकर के आपको लग रहा है ये कदम? प्रियंका, कुछ कंपनियां 5G बिछाएंगी, कुछ कंपनियां 4G के वेरिएंट्स बिछा रही हैं। तो पहले क्या होता था कि जब आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाते थे, फर्ज करिए आपको टेलीकॉम टावर लगाना है, आपको ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हैं नए सिरे से, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी होती थी। तो उसमें बड़ा वेरिएशंस होता था कि आंध्रा में तो आपका काम हो गया, बिहार में नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में तो आपका काम हो गया, अहमदाबाद में नहीं हुआ, कर्नाटका में आपका काम हो गया, केरला में नहीं हुआ। तो इस तरह से बड़ी उसमें एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता था, एक यूनिफॉर्म प्रोग्रेस नहीं होता था टेलीकॉम कंपनियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होते थे। तो उनका टारगेट ख़राब हो जाता था, फिर उसके बाद उनका रीच में दिक्कत होती थी, एक्सेस में दिक्कत होती थी। तो भारत सरकार ने क्या किया कि टेलीकॉम एक्ट में बदलाव किया 2023 में। उसके तहत अब इस तरह की
जैसे आपको केबल बिछाना है, फाइबर केबल बिछाना है, या आपको टावर लगाने हैं, या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एसेट्स जो है उसको डिप्लॉय करना है, तो उस पर होल एंड सोल जिम्मेदारी और कानून जो है भारत सरकार का काम करेगा। और जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो इसमें केवल उसको फैसिलिटेट करेंगी, और राज्य सरकारों के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकारों का अप्रूवल है, मतलब वो डीम्ड माना जाएगा। तो ये कहता है कि डिफरेंट स्टेट्स ने उधर डिफरेंट बैरियर्स क्रिएट करते थे, उन सब के उससे काम में बड़ी दिक्कत आती थी कि आपको सर्टेन सर्विसेज आप सर्टेन टाइम पे नहीं बिछा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो अब ये जिम्मा भारत सरकार का है, और भारत सरकार का ये नियम जो चेंजेस किया इन्होंने 2023 के टेलीकॉम अमेंडमेंट एक्ट में, वो पूरे देश में लागू होगा। तो अब टेलीकॉम कंपनियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार के कानून का जिम्मा है कि आप कितना काम कर रहे हैं। चलिए, तो अच्छी खबर के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, फिर मुलाकात होती है आपसे। आज के शो को यही वाइंड अप कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है हमारा कार्यक्रम? अपने राय, प्रतिक्रिया, कमेंट्स जो आप हमें भेज रहे हैं ऐसे ही भेजते रहिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनी 9 देखते रहिए। नमस्कार।